Hello class 11th, we are continuing to study the basic terms of the accountancy. Today we will discuss about the goods, purchase return, sales and sales return, and one more term, expenses. So first take goods. What do you mean by goods? Goods include all those things which are purchased for resale. Means goods are the things. Goods क्या है? Things हैं. Which are purchased. Who has purchased? Business has purchased for the purpose of resale. Resale करने के पर्पज से whatever business has purchased, that those things are called goods. Or which are used for producing the finished products, which are also meant to be sold. या तो हम ट्रेड बिजनेस में हैं, वो सभी थिंग्स जो हमने परचेज की फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या क्या है विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, जो किस में यूज़ होने वाले हैं, प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को भी हमने क्या करना है, सेल करना है. सपोज़ हमारा गारमेंट्स बनाने का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चर करते हैं हम, किड्स गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या परचेज़ करते हैं, क्लॉथ परचेज़ करते हैं, टेक्सटाइल परचेज़ करते हैं. तो ये हमने परचेज़ किया, ये जो क्लॉथ हमने परचेज़ किया दैट विल बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स, गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, और इन किड्स गारमेंट्स को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे. दीज आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड. तो क्या है, या तो हम एज इट इज़ परचेज़ करते हैं और उसको एज इट इज़ सेल कर देते हैं प्रॉफिट मार्जिन के साथ, या हम उनको परचेज़ करते हैं, प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं और उसको हम सेल करते हैं. जैसे कोई स्टेशनरी शॉप है तो वो बुक्स परचेज़ करती है, एज इट इज़ उन बुक्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं. ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, गुड्स. दोनों का पर्पज़ क्या होगा, रीसेलिंग पर्पज़. Thus, for a furniture dealer, purchase of chair and table is termed as goods. कोई फर्नीचर डीलर है तो उसने चेयर और टेबल्स परचेज़ की हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे. While for others it is a furniture, जबकि कोई दूसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, गारमेंट्स हैं, कोई भी और है, तो वो अगर टेबल चेयर परचेज़ करता है तो उसके लिए वो क्या है, फर्नीचर है, गुड्स नहीं है. क्योंकि ऐसे बिजनेसमैन ने ये क्यों ख़रीदा है, बिज़नेस में रेगुलरली यूज़ करने के लिए ख़रीदा है, इसको सेल करने के लिए नहीं ख़रीदा, तो उनके लिए तो वो क्या है, फर्नीचर. लेकिन कोई फर्नीचर डीलर ही है और वो टेबल चेयर परचेज़ करता है तो उसके लिए क्या रहेंगे, गुड्स. सिमिलरली फॉर ए स्टेशनरी ट्रेडर, स्टेशनरी इज़ गुड्स, स्टेशनरी क्या है, उसके लिए गुड्स हैं. वेयर एज फॉर अदर्स इट इज़ एक्सपेंस, जबकि कोई दूसरे बिजनेसमैन हैं, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स भी क्या करते हैं, रेगुलर यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए स्टेशनरी परचेज़ करते हैं, तो उनके लिए ये गुड्स नहीं हैं, उनके लिए ये क्या हैं, एक्सपेंस हैं. सो इट इज़ क्लियर, गुड्स क्या हैं, गुड्स. आवर नेक्स्ट टर्म इज़ परचेज़. व्हाट डू यू मीन बाय परचेज़. परचेजेस क्या हैं, जब भी गुड्स क्या हैं, वो थिंग्स जो हमारे रीसेलिंग पर्पज़ के लिए हैं. इन गुड्स को जब भी हम परचेज़ करते हैं तो हम वहाँ पर उसको नाम देते हैं परचेज़ का. हम एसेट परचेज़ करते हैं उसको हम परचेजेस नहीं कह सकते, लेकिन गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, परचेजेस. सपोज़ हमने 2 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज़ किए तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं आर परचेजेस इज़ रुपीज़ 2 लाख, हमारी परचेज़ क्या है, 2 लाख हैं. इसी तरह से जब इन गुड्स को हम सेल करते हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे. फर्नीचर हमारा पुराना हो गया, उसको हमने सेल किया तो उसको हम अपनी सेल्स नहीं मान सकते, वहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे ओल्ड फर्नीचर सोल्ड. तो सिर्फ परचेजेस गिवन है या सिर्फ सेल्स वर्ड गिवन है, इसका मतलब क्या है, हमने गुड्स परचेज़ किए हैं या गुड्स को सेल किया है. लेट्स सी द टर्म purchases is used only for the purchase of goods.
इन विच द बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है। गुड्स क्या हैं? वो सभी थिंग्स जिसमें डील करते हैं। डील मीन्स उसको हम परचेज़ करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे गुड्स क्या होंगे? रॉ मटेरियल। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे अगर गारमेंट्स बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है? वहाँ पर क्लॉथ हैं, थ्रेड हैं, तो ये सभी हमारे क्या होंगे? गुड्स होंगे। फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, इस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में एंड देन सेल, फिर हम फिनिश प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होती हैं? जो मैन्युफैक्चर नहीं करती, गुड्स को ख़रीदती हैं और उनको एज इट इज़ उसी कंडीशन में अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल कर देती हैं। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। इन बोथ द केसेस the purpose is to make a profit by resale. For example, if a clothes dealer purchase cloth for sale, the clothes so purchased will be called goods. However, if the same clothes dealer purchase furniture for sitting the customer, such furniture will not be termed as goods, but it will be an asset. फिर वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। And a separate account named furniture account will be opened for it. So purchases हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जब भी हमने गुड्स परचेज़ किया है तो वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या कह सकते हैं? परचेजेस ₹10,000, परचेजेस ₹2 लाख, परचेजेस ₹50,000। इट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन हमने कोई एसेट परचेज़ की है, फर्नीचर परचेज़ किया है, मशीन परचेज़ की है, तो वहाँ पर हम परचेज़ के साथ मेंशन करेंगे मशीनरी परचेज़, फर्नीचर परचेज़, वट एवर द थिंग वी हैव परचेज़, वी हैव टू मेंशन देयर। बट ओनली परचेज़ इज़ रिटन, इट मीन्स द परचेज़ ऑफ गुड्स ओनली। Next related term is there, purchase returns. Purchase returns, what are the purchase returns? सप्लायर से हम परचेज़ करते हैं गुड्स। वो गुड्स किसी भी रीज़न से हमारे लिए ठीक नहीं हैं, डिफेक्टिव हैं, एक्सेस परचेज़ हो गया या कुछ भी और है, तो हम उसको सप्लायर को वापस रिटर्न करते हैं, तो दैट आर टर्म्ड एज परचेज रिटर्न। लेट्स सी, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स, दीज आर नोन एज अ परचेज रिटर्न। सच रिटर्न ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड, ये इसका दूसरा नाम है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स ओनली सेल्स वर्ड है, अभी बताया है सेल्स यूज्ड फॉर गुड्स ओनली। हमने गुड्स जो रीसेलिंग पर्पज़ से, जो हमारा मेन पर्पज़ था, जो डीलिंग थी, जब हमने सेल किया तो हम क्या कहेंगे? आज की हमारी सेल्स 20,000 हैं, 2 lakhs हैं, 50,000 हैं, वट एवर। तो इसका मतलब सेल्स किसकी सेल हैं? गुड्स की, गुड्स सोल्ड। सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स or service to customer for a price. For example, if Tarun sells a computer to Varun, the ownership of computer will be transferred from Tarun to Varun, and Tarun is entitled to receive the agreed price of the computer from the Varun. The term sales is used only for the sale of those goods which are purchased for resale purpose. हम सेल्स वर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे? जो हमने रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा था। It also includes revenue from service provided टू कस्टमर। सपोज़ हमारा कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते, हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। पार्लर सैलून्स हैं, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और भी हमारी सर्विसेज होती हैं, तो डॉक्टर्स हैं, तो जितना भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो भी हम उसको भी क्या कह सकते हैं? अपनी सेल्स। इट ऑल्सो द टर्म सेल्स इज़ नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एसेट्स। सपोज़ हमने कोई ओल्ड फर्नीचर पर सेल कर दिया, मशीनरी सेल कर दी, उसके लिए हम सेल्स वर्ड नहीं करेंगे। क्या कहेंगे वहाँ पर? सेल्स के साथ मेंशन करेंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ क्लॉथ सेलर सेल्स क्लॉथ, इट विल बी टर्म्ड एज सेल्स, बट इफ़ द सेम क्लॉथ डीलर सेल्स ओल्ड फर्नीचर और टाइपराइटर, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज सेल्स। द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। हम सेल कैश भी करते हैं, कैश के बदले में भी सेल करते हैं, और कस्टमर के पास कैश अवेलेबल नहीं है तो हम उसको क्रेडिट सेल करते हैं, उसको कुछ रिलैक्सेशन देते हैं कि वो हमारी पेमेंट बाद में कर सकता है, तो इसको हम क्रेडिट सेल कहेंगे।
नेक्स्ट रिलेटेड टर्म इज़ अ सेल्स रिटर्न. सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम. कंज्यूमर्स को पसंद नहीं आया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो वो उसको हमें वापस कर सकता है. दीज आर टर्म्ड एज अ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. ये भी ध्यान रखोगे. सेल्स रिटर्न को हम क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड. इनवर्ड मतलब जो बिजनेस में वापस आ गया कस्टमर से. और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड, जो बिजनेस से बाहर चला गया. परचेज रिटर्न, बाहर चले जाते हैं, बिजनेस उनको वापस कर देता है, तो वो वापस किसके पास गए? सप्लायर के पास गए. सेल्स रिटर्न कौन रिटर्न करेगा? कंज्यूमर, कस्टमर, और वो हमारे पास वापस आ जाएंगे. सो आवर नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस. ध्यान से देखोगे. व्हाट आर द एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू फिने एंड मिलर के अकॉर्डिंग दिया है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द थिंग्स और द सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सेल्स करने के लिए, सेल्स हमारी हो जाए, हमारे पास पैसा आए, प्रॉफिट्स आए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने एक्सपेंस मतलब डिस्बर्समेंट ऑफ द कैश कितना किया है? कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑफ थिंग्स और सर्विसेज, जितना भी हम यूज़ करते हैं उसमें उसकी कॉस्ट क्या है, वो सभी हमारे क्या होंगे? एक्सपेंस होंगे. देखो, फॉलोइंग इंक्लूड इन द टर्म एक्सपेंसेस. क्या क्या इंक्लूड होते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो गुड्स हमने सेल किए हैं उनकी हमारी कॉस्ट क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? परचेज. इसको हम क्या कह सकते हैं? परचेज भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम परचेज़ क्या थे? परचेज़ क्या यूज़ किया था हमने परचेजेस में? परचेजेस इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग. सेल करने के लिए हमने जो भी सामान ख़रीदा था उसकी जो कॉस्ट आई वही क्या है? हमारी परचेज़ है. तो ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है. सेल करने के लिए परचेज़ करना ज़रूरी है, और परचेज़ जिस भी कॉस्ट पर हमने किया है वो हमारा क्या हो गया फिर? एक्सपेंस. नेक्स्ट इज़ अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा. ये सेल करने के लिए हमने कोई बिल्डिंग ली है, उसका रेंट पे किया, किसी एजेंट को कमीशन दिया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट कराया, और भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑफिस में यूज़ करने के लिए स्टेशनरी हमने परचेज़ की. तो जितना भी अमाउंट हमने इनके लिए पे किया, इन सभी को भी हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे. थर्ड इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. अब देखो, रेंट हमने पे किया, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है. लेकिन बिल्डिंग अगर हमने ख़रीद ली है, रेंट पे किया एक्सपेंस है, लेकिन अगर हमने बिल्डिंग परचेज़ की है तो वो हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, उसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे. लेकिन जब इस बिल्डिंग को हम रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू कम हो जाएगी. टाइम पीरियड के साथ यूज़ करने से रेगुलर उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. इसी तरह से हमने कोई फ़र्नीचर परचेज़ किया है तो फ़र्नीचर को भी रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जितने में हमने उसको परचेज़ किया था. सपोज़ एक 50,000 का सोफ़ा सेट हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया था. 10 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू अगर हम मार्केट में सेल करेंगे तो कम होगी. तो उसकी वैल्यू जितनी भी कम हुई है वो यूज़ करने से हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे. तो थर्ड जो टर्म है वो यही है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट कॉज्ड बाय यूज़ ऑफ सच एसेट. इस एसेट को जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी जो वैल्यू कम हो गई फॉर द बिजनेस पर्पज़, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? जितनी वैल्यू कम हुई है, दैट डिक्लाइन वैल्यू विल ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सपेंस. और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. इसी कंप्लीट डिक्लाइंड वैल्यू का नाम ही क्या है? डेप्रिसिएशन है. तो ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा. तो अभी तक हमारी टर्म्स हो चुकी हैं. कैपिटल हो चुका है, ड्राइंग्स हो चुकी हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस. All those terms are very important for better understanding of the accountancy. After going through all these terms, we'll start new chapter named accounting equation. So students, revise these terms again and again. Make it clear in your mind. A clear concept should be there and revise it.